हेलो स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर बायोलॉजी के एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि नीट और कोई भी जो भी बायोलॉजिकल एग्जाम होती हैं, बायोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं, उनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, द टेक्निक ऑफ विच यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। तो एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स होते हैं, जिनसे कोई भी प्रोडक्ट हम बना के और फिर उसको ह्यूमंस के फायदे के लिए यूज में लेते हैं। तो एक ऐसी कौन सी ये ब्रांच है? तो इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है। तो बायो यानी जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम जो भी प्रोडक्ट बायोलॉजी से जुड़े होते हैं, तो उनमें काट छाट करके और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि ह्यूमंस के फायदे के लिए किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं उस ब्रांच को। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एंड एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये चीज़ कौन तय करता है कि मतलब बायोलॉजी है वो एक ये बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल साइंस है, और ऑर्गेनिजम्स की सेल्स और पार्ट्स हैं, उनके जो मोलिकुलर एनालॉग्स होते हैं उनसे हम प्रोडक्ट बना भी सकते हैं और उनकी सर्विस भी होती है। तो ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होती है, एक संस्था होती है जो कि इस चीज़ का ये डिफाइन करती है ये सारी चीज़ें, कि कोई भी जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर हम काट छाट करके और उनसे हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB इसे तय करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स, इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशंस भी लाता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है ना, जिसके अंदर जीन एक्सचेंज होती हैं गैमेट्स की, गैमेट्स के जो क्रोमोसोम के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होता है उससे स्प्लिट्स हो जाते हैं जीन, तो फिर वो उनसे नए वेरिएशंस भी आते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही देता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशंस भी लाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, विच टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम द लिमिटेशन एंड अलो अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, अब जो एक नई ब्रांच आई है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग से हमारा मतलब होता है कि मशीनरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जिनमें हम नई मशीनें ईजाद करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन्स के अंदर हम काट छाट करके और उनसे हम नई जीन्स वेरीफाई करते हैं, बनाते हैं। तो ओवरकम द लिमिटेशन एंड अलाउस अस टू आइसोलेट, ये लिमिटेशन से बाहर की चीज़ें हो गई। मतलब पहले तो सिर्फ हमें जीन के बारे में पता ही होता था और हमें उनकी काट छाट के बारे में पता नहीं था। अब हम जीन को अलग भी करते हैं, उसे पहचानते भी हैं, और उसे नई जीन जो हमें वांछित जीन चाहिए होती है, जैसे एक के DNA को हम काट के दूसरी जो डिजायरेबल जीन्स होती हैं उनमें हम जोड़ के इसको और फिर हम टारगेट ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे एक एक जगह से DNA को हमने उठाया है, फिर हमने उसका एक हिस्सा दूसरे DNA में जोड़ा है, और फिर उस DNA को हम दूसरे टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में हमारे सामने आई? तो उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, जीन क्लोनिंग है और जीन ट्रांसफ़र है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर हम DNA को एक हिस्सा काट के हम दूसरे DNA में जोड़ के फिर उनकी कॉपी बना के और फिर हम उसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें प्रोड्यूस करवाते हैं। जीन क्लोनिंग के अंदर हम एक एक जीन होती है, हम उसको पूरे को वेरीफाई करते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है, और फिर हम उसकी जीन की हम क्लोनिंग करते हैं PCR वगैरह से,
और फिर जीन ट्रांसफ़र होता है, जैसे हमने जो जीन बनाई है हम उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये तीनों जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये तीनों ब्रांचेज आती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द फैट पीस ऑफ डीएनए विच इज somehow transferred into or align organism would always integrated and multiplied। तो इसमें ये पूछा है कि जो डीएनए का जो एक हिस्सा होता है जो कि दूसरे एक ऑर्गेनिज्म से उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है वो हमेशा इंटीग्रेटेड और मल्टीप्लाइड ही होता है। तो ये फास्ट भी होता है, हम उसको सिंगल भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं उसके अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नेम द स्पेसिफिक सीक्वेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जो प्लास्मिड वगैरह होते हैं ना जिनसे हम इनकी क्लोनिंग वगैरह करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, तो हम इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की, तो वो उसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं, तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। हम एक जैसे उसकी जगह को हम चूज करते हैं बेस पेयर को, और फिर हम वहीं से उनको हम एंडोन्यूक्लियस की काट के और फिर वहीं से वो रेप्लिकेशन शुरू करते हैं, तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द टेक्निक विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। एक आइडेंटिकल कॉपी जैसे टेम्पलेट डीएनए होते हैं ना, उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। जैसे हमने कोई भी डीएनए चूज किया है तो हम उसकी कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो वो कॉपीज का जो बनाने का प्रोसेस है वो क्या होता है, जो हम उसको क्लोनिंग बोलते हैं। सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस वो दोबारा हमें एक डीएनए की फोटोकॉपी बन जाती है सेम टू सेम दूसरी, तो उसको क्लोनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो इसका आंसर होगा बच्चों स्टैनले कोहेन एंड एच बोयर इन 1972। डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिफिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मतलब डीएनए की खोज किसने की थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, इस टाइप से। तो हमें उन साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कभी ऐसा क्वेश्चन भी हमें पूछ लिया जाता है हमसे। स्टैनले कोहेन एंड एच बोयर इन 1972 के अंदर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच एंजाइम इज नोन एज मोलिक्यूलर सीजर्स। तो इनका नाम होता है रेस्टिक्यूशन आणविक कैंची, जिसको हम बोलते हैं मोलिक्यूलर सीजर्स। तो मोलिक्यूलर सीजर्स क्यों बोलते हैं इनको, एक ही ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कहीं से काटते हैं, यानी उनको बेस पेयर है उनको तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस इज बिकम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन इज बिकम पॉसिबल ड्यू टू। डीएनए की जो एक स्पेसिफिक साइट होती है ना जहाँ से हम इसको काटते हैं, ये किसकी वजह से संभव हुआ है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जिसको हम मोलिकुलर सीजर्स बोलते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ है, ये मतलब पॉसिबल हुई है, डीएनए को काट छाट वाली पॉसिबल। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के। वेन ए कट पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड विद प्लाज्मा एंड ट्रांसफर द लिंक द डीएनए देन इन दिस कंडीशन प्लाज्मिड एक्ट्स एज। जब एक मतलब डिजायरेबल जीन होती है उसको हम है ना प्लाज्मिड के ऊपर उसको मतलब उसके डीएनए में इंसर्ट कराते हैं उसको, और फिर उस डीएनए को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसमें जो प्लाज्मिड होता है वो किस तरह से काम करता है, तो प्लाज्मिड एक वेक्टर होता है, वाहक होता है। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एक्स्ट्रा बैक्टीरियल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और उसके अंदर कॉपी करने का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो उसके अंदर हम डीएनए को जोड़ के और फिर उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करवाते हैं। तो एक प्लाज्मिड वहाँ पे वाहक हो गया, उसको ले जाने के लिए एक वेक्टर हो गया, वो वाहक हो गया। तो प्लाज्मिड
क्या काम करता है, वेक्टर का काम करता है, प्लाज्मिड वेक्टर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मॉस्किटो एक्ट्स एन एज टू ट्रांसफर द इनटू ह्यूमन बॉडी। तो मॉस्किटो है वो भी एक वेक्टर होता है, मच्छर होता है ना, वो ह्यूमन बॉडी के लिए मलेरिया पैरासाइट का वेक्टर होता है। तो वैसे ही प्लाज्मिड है वो डीएनए, डिजायर्ड डीएनए जीन होती है ना, उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए एक वेक्टर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। विच एंजाइम लिंक्स द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मा वेक्टर। कैसा कौन सा एंजाइम है जो प्लाज्मा वेक्टर के साथ में रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन को जोड़ता है। उसके अंदर जो भी डीएनए के पार्ट हैं वो जोड़े जाते हैं ना, जिसको रेजिस्टेंट जीन बोलते हैं प्लाज्मा वेक्टर। तो वो कौन सा एंजाइम है जो उसको जोड़ता है, तो इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। लाइगेज एंजाइम है वो डीएनए के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के काम में लिया जाता है। तो प्लाज्मिड वेक्टर भी डीएनए ही होता है, और दो डीएनए के जोड़ने के वहाँ पे डीएनए लाइगेज यूज में लिया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन ए कट पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड विद प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, देन दिस रिजल्ट इज इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए नोन एज। जब हम एक डीएनए को एक टुकड़ा लेते हैं फिर उसको प्लाज्मिड में जोड़ते हैं लाइगेज एंजाइम के साथ, तो जो नया डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एड्स ऑर्गेनिज्म। कौन से 3 बेसिक स्टेप होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एड्स ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, पहले हम उस डीएनए को, डिजायरेबल जीन्स होती है ना, उसकी वजह से हम उसको पहचानते हैं। पहले हमें ये चूज करना पड़ता है कि डीएनए कौन सी डिजायरेबल जीन का डीएनए है जिसे हमें कॉपी करना है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, फिर उस डीएनए को होस्ट के अंदर, जिसके अंदर कॉपी करना होता है, उसमें प्रोवाइड करवाना होता है। मेंटेनेंस ऑफ नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए क्यू टू इट्स प्रोजेनी। अब हम इस डीएनए की मेंटेनेंस करते हैं, यानी उसको काट छाट के जोड़ते हैं होस्ट के अंदर, और फिर उसको ट्रांसफर है वो नए ऑर्गेनिज्म में, जिसकी प्रोजेनी बनवाई जाती है ना, जिसको बनाया जाता है, जिसके लिए उसके अंदर प्रोड्यूस करवा देते हैं इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जो पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था वो कौन सा था, हिंड सेकंड। इसका आंसर हिंड से सबसे पहले खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा था, हिंड सेकंड। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज किसने की थी, तो स्मिथ, नाथन एंड बार्बर नाम के 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने हिंड सेकंड एंजाइम खोजा था सबसे पहले, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। हिंड सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द। जो हिंड सेकंड है वो हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल को एक 6 बेस पेयर के एक स्पेशल साइट पे ही पहचान के कट करता है। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को। जैसे डीएनए होता है ना, तो उसमें हिंड सेकंड है ना, वो एक विशेष पहचान स्थल होते हैं उसके डीएनए के ऊपर, तो वहीं पे ये 6 बेस पेयर के ऊपर कट लगाता है। तो ये जो कट लगाने वाली जगह है ना, बेस पेयर की स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये क्या होती है, तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है जिसे हिंड सेकंड पहचानता है और फिर वहां से कट लगाता है, तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 18। टुडे वी नो मोर देन that have been isolated from over of bacteria, each of which recognize difference recognition sequence। तो हमें अब तक कितने मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आइसोलेट कर लिए हैं, और उनके कितने स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, तो हमने अब तक लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो खोज लिए, जिसमें 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन लगे हैं। यानी बैक्टीरिया होते हैं उनसे निकाले जाते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उनका प्लाज्मिड होता है ये डीएनए, और फिर उनसे कॉपी किया जाता है। तो ये 203 बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिनसे 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक मिल चुके हैं। अब
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ई को आर आई नेम्स मीन्स। हम बहुत बार इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ई को आर आई पढ़ते हैं, तो इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ई क्या है, सी ओ क्या है, इसमें आर क्या है और आई क्या है। तो ई है ये बैक्टीरिया का जीनस है, सी ओ है ये बैक्टीरिया की स्पीसीज है, आर है ये स्ट्रेन का नाम है जो स्ट्रेन हमने अलग किया है, और आई है ऑर्डर ऑफ एंजाइम आइसोलेशन। एंजाइम आइसोलेट करने का जो क्रम है उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इकोराई के अंदर इसमें ई को आर आई से मतलब बताया गया है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम्स। तो न्यूक्लियजेज, देखिए एंजाइम्स की काफ़ी सारी क्लासेज होती हैं, जैसे हाइड्रोलेज एंजाइम और ऑक्सीजनेज एंजाइम, न्यूक्लियजेज एंजाइम। तो न्यूक्लियजेज एंजाइम कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए काम में ले जाते हैं, उन्हें काटने और जोड़ने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन सी क्लास होती है एंजाइम की, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के काम में आते हैं। ऑक्सिल ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होते हैं तो वो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में काम में आते हैं। तो वैसे ही एंजाइम की क्लास होती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, न्यूक्लियजेज क्लास से बिलोंग करता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स को काटने और जोड़ने के काम में लिया जाता है, यानी उनके बेस पेयर को अलग करने के भी काम आते हैं और जोड़ने के भी काम आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। विच न्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। कौन सा न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से रिमूव करता है, यानी उसका जो एंड पार्ट होता है ना न्यूक्लियो डीएनए का, वहाँ से इसको रिमूव करता है कि ये इसका एंड पार्ट हो गया, यहाँ से इसको हटा दो। तो एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम होता है। एक्सो यानी बाहर की तरफ, न्यूक्लियस यानी एक एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड के काम में आता है। तो एक्सोन्यूक्लियज, एंडोन्यूक्लियज यानी अंदर से काटेंगे और एक्सोन्यूक्लियज यानी बाहर से काटेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। विच स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज इन डीएनए। तो कौन सी स्पेसिफिक साइट होती है एंड जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम के द्वारा पहचानी जाती है। तो ये होती है पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जहाँ से अंदर से इसको पहचान के उसके बेस पेयर को अलग करता है ना, वो सीक्वेंस कौन सी होती है, तो ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। अब इसमें दे रखा है व्हाट इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ इकोआरआई। इकोराई जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस पूछी है। इसमें कभी कभी हमें डायरेक्टली सीक्वेंस और एनसीईआरटी के अंदर मोस्टली यही लेवल पूछा जाता है, और बाकी जो अपर क्लासेज हो जाती है ना उनके अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस बहुत सारे स्टैंड की पूछी जाती है। तो इसमें GAATTC यानी ये सीक्वेंस है ना 5 बेस से 3 बेस की 5 डेज से 3 डेज की तरफ है। गुआनिन, एडिनिन, एडिनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सीक्वेंस होती है। और द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इजी मलयालम इज कॉल्ड पैलिंड्रोम सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि जो मतलब अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाते हैं, तो वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होती है, ये जैसे हम हमारी भाषा में नहीं पढ़ते मैडम, MADAM, और फिर उसको उल्टा पढ़ते हैं तो MADM ही पढ़ा जाता है, वैसे ये मलयालम ये सीक्वेंस है। इसमें आगे और पीछे से जब कैसे भी बेस पेयर हों वो सेम ही होते हैं, चाहे पीछे से 3 डेज से शुरू करो चाहे 5 डेज से। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है बेस पेयर की। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाना क्या कहलाता है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी, और उन्होंने बताया था कि
एक ऐसा मटेरियल होता है बॉडी के अंदर इनके, तो वो एक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो हर्षे और चेज ने, एक साइंटिस्ट आए थे आगे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन से ये सिद्ध भी किया था कि मतलब डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो इंसर्शन बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। द सेल विच कॉन्टेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक ऐसी कौन सी सेल है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखती है। ट्रांसफॉर्म एंड रिकॉम्बिनेंट सेल, ये जो ट्रांसफॉर्म भी हो चुकी है और इसके अंदर तोड़ के अलग से डीएनए पार्ट को जोड़ा भी जाता है, तो वो ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट सेल होती है। नेम द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको एक ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि सेपरेट करने के काम में ली जाती है, तो इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, गारोस जेल होता है और उसके ऊपर क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो होते हैं नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। तो इनको एगारोस जेल के ऊपर इनके टुकड़ों का, इनका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो भर दिया जाता है और फिर ये साइज के अकॉर्डिंग है वो अपने आप मूव करने लगते हैं। तो जो हल्के होते हैं वो तो एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो भारी होते हैं वो उसकी कैथोड की तरफ रहते हैं। तो इनको साइज के अकॉर्डिंग है ना, इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट किया जाता है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच कंपाउंड इज यूज टू स्टेन डीएनए फ्रेगमेंट्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट्स को किससे स्टेन किया जाता है, जैसे हम सेफ्रानिन, एसिटोकार्ब, जेनस ग्रीन, ऐसे बहुत सारे डाई होते हैं। तो इसमें कौन सी डाई होती है जिससे स्टेन किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रो, तो इथिडियम ब्रोमाइड होता है, जिससे इसको इसमें ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। फिर तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड है वो मिलता है, इससे स्टेन किया जाता है। व्हाट इज मोस्ट कॉमनली यूज, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसमें एगारोस जेल मैट्रिक्स यूज में लिया जाता है। एगारोस होता है एक जेल जैसा, तो उसको एगारोस जेल है, ये प्लांट से ही बनाया जाता है, और इसके सॉल्यूशन के इसको सॉल्यूशंस को उसमें भर के और फिर उनके ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल्स को छोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30, नेम द यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर इकोलाई, इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में बताओ, क्या क्या नाम है उनके। तो इसमें एम्पिसिलिन होता है, क्लेरेमफेनाकोल होता है, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन होता है, और रेजिस्टेंट जीन होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एगारोस जेल इज कॉल्ड, डीएनए फ्रेगमेंट से अगारोस जेल, अगारोस जेल से डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना क्या कहलाता, तो ये इल्यूशन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया, इल्यूशन होता है, ELUTION, इल्यूशन बोला जाता है। अगारोस जेल से हम जब डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं तो वो प्रोसेस क्या बोलते हैं, उसको इलेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। नेम द प्रोसेस विच इज यूज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा जो डीएनए को हम तोड़ते हैं, तो वो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही होता है। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही उसके टुकड़े किए जाते हैं और फिर उनसे पता भी लगता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट प्रोड्यूस्ड कलर फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं इनको। ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को जो अलग करते हैं उसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं। क्रोमोजेनिक यानी उनको कलर करने के लिए कुछ उसमें यूज में लेते हैं उनका सबस्ट्रेट, और उनके ऊपर जब इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ा जाता है तो ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता लग जाता है कॉलोनीज का। अब ट्रू और फॉल्स पूछे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। द अपटेक ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये ट्रू होता है। तो
ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो अपटेक वो एक्टिव प्रोसेस है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड। तो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम है, उसकी कोडिंग सीक्वेंस से डीएनए को इंसर्ट करवाया जाता है, तो ये भी ट्रू है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। बायोरिएक्टर होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज में लिए जाते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के लिए, तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के लिए कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये भी ट्रू होता है। नेक्स्ट है इन इंसर्शन इन एक्टिवेशन प्रोसेस अलाइन जीन इंट्रोड्यूस इन ओराई सीक्वेंस। तो इन एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं होता, ये एक्टिवेशन प्रोसेस होता है जीन को जब ओराई सीक्वेंस में से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ना, तो ये भी एक एक्टिव प्रोसेस ही होता है। अब नेक्स्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 35। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोटीन। डिजायर्ड प्रोटीन है उसको सेपरेट करना और प्यूरिफाई करना, ये कौन सा प्रोसेस है? एक अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, एक डाउन स्ट्रीम, तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट 36। आफ्टर इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज जीन विच टाइप ऑफ कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। जब गैलेक्टोसाइड के इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइड जीन का जब इनएक्टिवेशन है वो इंसर्ट करवाया जाता है, तो कौन सी कॉलोनीज हैं जो कोई भी कलर नहीं देती, तो वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं, वो कलरलेस होती हैं, इसमें कलर नहीं होता उनके अंदर। द पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम इन डाइकोट प्लांट इज कॉल्ड। डाइकोट प्लांट के अंदर टीआई प्लाज्मिड में जो ट्रांसफर किया जाता है वो कौन सा पार्ट होता है? वो टीडीएनए होता है इसका। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस म्यूजिक इन ए हेट्रोजाइगस होस्ट इज कॉल्ड ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विच टाइप ऑफ आयन यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए बाय बैक्टीरियल सेल। तो कौन सा आयन होता है जो डीएनए बैक्टीरियल सेल के द्वारा डीएनए अपटेक को बढ़ा देता है? तो वो होता है, इसमें गलत हो गया ये, इसका आंसर गलत टाइप हो गया है, ये कैल्शियम आयन होता है, ये कैल्शियम +2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये जो डीएनए अपटेक की एफिशिएंसी है ना बैक्टीरियल सेल में, वो ये कैल्शियम आयन है, ये बढ़ा देता है। कैल्शियम आयन भी यूज में लिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। द बैक्टीरियल सेल विच इज एबल टू अपटेक प्लाज्मिड डीएनए इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट सेल होती है। जो बैक्टीरियल सेल है वो प्लाज्मिड डीएनए को लेने का जो एबल होती है ना, तो वो कॉम्पिटेंट सेल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 41। इन बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड डीएनए इज कोडेड बाय। बायोलिस्टिक और जीन गन जो मेथड होती है ना डीएनए को डायरेक्ट इंसर्ट करवाने की, तो वो डीएनए है वो किससे कोट किया जाता है? वो गोल्ड और टंगस्टन से कोट करके भेजा जाता है उसमें। अब नेक्स्ट है विच एंजाइम इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इन डीएनए आइसोलेशन प्रोसेस। तो आरएनए जो मॉलिक्यूल होता है ना उसको हटाने के लिए डीएनए आइसोलेशन में कौन से एंजाइम यूज में लिया जाता है? तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो आरएनए मॉलिक्यूल को डीएनए से आइसोलेट करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इन डीएनए आइसोलेशन फॉर द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन विच केमिकल इज यूज्ड। तो डीएनए आइसोलेशन के लिए जो केमिकल है ना वो कौन सा यूज में लिया जाता है प्रेसिपिटेशन के लिए? तो वो चिल्ड एथेनॉल होता है, तो जो डीएनए के आइसोलेशन के लिए काम में लिया जाता है। फ्रॉम विच बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल टैक डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि जो टैक डीएनए पॉलीमरेज होता है ना उससे
ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से अलग किया गया है ये टैग डीएनए पॉलीमरेज? तो ये थर्मस एक्विटिकस एक बैक्टीरिया होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहता है और उसका डीएनए है वो इसमें यूज में लिया जाता है। आज की क्लास में बच्चों ये वन लाइनर क्वेश्चन हमने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये सॉल्व किए हैं। और बाकी की आगे की जो इससे जुड़ी हुई क्लास मैं लेके आऊँगी आपके सामने, तो उसमें इसके एप्लीकेशंस के अभी तो ये है प्रोसेसिंग से रिलेटेड, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड वन लाइनर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास को शेयर करें। थैंक यू।